बॉइलिंग पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बहुत कॉमन सवाल है, रैंडम में आपसे पूछ लूं, 4-5 गलत फहमियां दूर करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस है ना। चलो दो जवाब आए, मैं बोलूं -10 डिग्री सेल्सियस, क्या ये चीज गलत है? हाँ हाँ, आराम से बेटा। मैं बोलूं 0 डिग्री सेल्सियस, मैं बोलूं 20 डिग्री सेल्सियस। लास्ट टाइम आपने, हाँ 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 विहान, उसी सवाल की बात चल रही है, वो जिस चीज से रिलेटेड है अपन उसी की बात कर रहे हैं ना। जानता हूँ मैंने सवाल दिया था। सो सपोज मैं बोलूँ 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से गलत कुछ नहीं है, सब सही है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये गलत फहमी अपन ने दूर करी। अब ये मैं जस्टिफाई किस तरीके से करूंगा अपना जो क्वेरी है, तो वो समझिए। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इतना समझते हो ना। हर चीज इक्विलिब्रियम पे रहने की कोशिश करती है, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली, है ना। अपन होपफुली अच्छी तरीके से जानते हैं, हर चीज इक्विलिब्रियम पे रहने की कोशिश करती है, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिक। सर आओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस किस बेसिस पे कह रहे हो, तो समझो भैया। ये मैंने हीट करना चालू करा, होता क्या है वाटर, या अगर मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो आप बेसिक जवाब दे दोगे कि सर जब लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसे अपन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में सीन क्या होता है कि लिक्विड से हीट करने पे वेपर में जाने का सिनारियो होता क्यों है? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम विद होम, विद द एक्सटर्नल प्रेशर। ऑब्वियसली बात है, एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में जो भी प्रेशर लग रहा होगा, उस प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए या इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की वजह से वाटर जो है वो बॉईल होता है। समझ में आया? मैं आपकी चीज को तो भी रैंडम तरीकों से भी दूर कर सकता हूँ। आपसे मैंने पहले दिन पूछा था, अरे बाहर पानी की टंकी रख के आओगे, तुम लोग 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हो ना, पानी की टंकी रख के आओगे बाहर, तो पानी बॉईल हो जाएगा क्या? पानी वेपराइज हो जाएगा क्या? हाँ, तो बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था क्या? है ना, बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था क्या? अगर अपन पानी अभी बाहर रख के आए, ऑब्वियस सी बात है 4 घंटे बाद अगर मैं आके देखूं तो पानी का लेवल अपने को कम दिखेगा, तो क्या बाहर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है? नहीं। तो पहली बात तो हर टेम्परेचर पे कोई ना कोई वेपर्स बनती हैं, मतलब वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर पर डिफाइन हो सकता है, पहली बात। ठीक है, अब अगली अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में किस टेम्परेचर को बोलता हूँ या क्यों बोलता हूँ। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट अपन उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। इतनी बात समझ में आती है? बॉइलिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। ये बात क्लियर है? एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज व्हाट? 1 atm। तो हो क्या रहा था,
जब मैंने पानी को बॉईल करवाया, और पानी को बॉईल करवाने का मतलब मैंने पानी वेपराइज नहीं करा है, ध्यान रखिएगा। कहने का सेंस क्या है मेरा, कि जब आप पानी को हीट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड्स टूटते हैं। लेकिन कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं? क्या ये वाले बॉन्ड टूटते हैं क्या? तो भैया अगर ये वाले बॉन्ड टूटते तो O-2 अलग हो जाता, H+ और H+ अलग हो जाता। ठीक है, क्या बॉन्ड ऐसे टूटते? नहीं, बॉन्ड ऐसे नहीं टूटते। बॉन्ड कैसे टूटते हैं? अपन जानते हैं पानी और पानी के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पानी और दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो जब आप हीट करते हो तो ये पानी के मॉलिक्यूल और ये पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो टूटते हैं। पानी के अंदर के बॉन्ड्स नहीं टूटते। मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ब्रोकरेज होता है या वो ब्रेक होते हैं, इंटरमोलिकुलर नहीं होते। इतनी बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई कौन से बॉन्ड टूटते हैं कौन से नहीं? तो क्या बोलेंगे, पानी पानी के बीच के बॉन्ड टूटते हैं, पानी के बॉन्ड नहीं टूटते, पहली बात। अब बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोला जाता है मतलब किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर बोला जाता है, मतलब जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा हो। जब आप पानी को हीट कर रहे हो और आप जो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो किसका, वाटर का, वो किस बेसिस पे बोलते हो? क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है। उस 1 atm के साथ ये पानी कितने टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा? वो है 100 डिग्री सेल्सियस। एक्सटर्नल प्रेशर के साथ पानी कितने टेम्परेचर पे, एक्सटर्नल प्रेशर माने 1 atm, 1 atm के साथ ये पानी कितने टेम्परेचर पे, या इस पानी की वेपर कितने टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी? वील से इट एज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप बाहर का प्रेशर कम कर दोगे 1 atm से, तो क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा क्या? नहीं। अरे पानी तो बस अपन तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तब बोलेंगे जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? बताइए। उसको तो इसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे तो ये भी कम टेम्परेचर पे बॉईल होगा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये भी ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। बात समझ में आती है? इसलिए मैंने बोला था कि टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी -10, इट कैन बी 0, इट कैन बी 20 एंड इट कैन बी 100। आप 100 किस बेसिस पे बोल रहे हो? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर होता है 1 atm अनलेस अदरवाइज मेंशन। अनलेस अदरवाइज मेंशन एक्सटर्नल टेम्परेचर इज 1 atm। तो उस 1 atm टेम्परेचर के साथ ये पानी की वेपर कितने टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अगर आप बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे तो ये टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, मतलब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, मतलब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी आ सकता है। बात क्लियर? या वापस रिपीट करूं? शुड आई रिपीट दिस अगेन? एक और बार हो जाए क्या? बोलो। कि घुसी भेजे में या बाउंसर गई? रिपीट करना है शिवेन? चलो देखिए, एक और बार समझिए भैया। बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है बेटा। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है। मैंने आपसे पूछा कि इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो ज्यादातर होगा, ज्यादातर क्या मतलब सबका ही जवाब आया 100 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने इस पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करा कि भैया पानी का टेम्परेचर तो -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 20 डिग्री भी, और 120 डिग्री भी। इनमें से कुछ भी मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है।
ठीक है, 100 जरूरी नहीं है। तो सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो कंडीशन होती है जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं वाटर वेपर में कन्वर्ट क्यों होता है? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद एक्सटर्नल प्रेशर। इतनी बात समझ में आई? वाटर वेपर में क्यों बदलता है? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो वाटर से वेपर में बदलता है, ताकि वेपर मतलब वेपर प्रेशर है ना, ताकि वो उस एक्सटर्नल प्रेशर को अपने वेपर प्रेशर से काउंटर बैलेंस कर सके, ताकि वो इस एक्सटर्नल प्रेशर को अपने वेपर प्रेशर से काउंटर बैलेंस कर सके। जहां जिस टेम्परेचर पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल का साइन है ये, जिस टेम्परेचर पे ये एक्सटर्नल प्रेशर और ये वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को मैं बोलता हूं बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक बात क्लियर है ना? अब आप लोग जो बोलते हो वो बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों बोलते हो वो समझिए। क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 180 है। नॉर्मल कंडीशंस में बात करूं, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 180 एम। तो इस 1 atm प्रेशर पे, इस 1 atm प्रेशर पे ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है कौन से टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब वाटर वेपर में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो भैया ये वो टेम्परेचर है जब वो इस प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। समझ में आया? मतलब अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर 180 एम रखूंगा तो ये वेपर इतने टेम्परेचर पे इस प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर 180 एम रखूंगा तो ये वेपर इस टेम्परेचर पे इस प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ठीक है। अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर सपोज, इसलिए अपन क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस पानी का। क्यों? क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 180 एम है। एक्सटर्नल प्रेशर 180 एम से क्या फर्क पड़ता है सर? क्योंकि ये वाटर जो वेपर बनाएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जब ये वेपर इस एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चल अब बता, अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया तो इस ये वेपर बनना, मतलब इस वेपर को इस एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में आने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी? अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया तो इस वेपर को इस एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम पे आने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी? कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अब बेटा कम मेहनत करनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे तो आपको वाटर से वेपर में जाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उस वेपर को उस एक्सटर्नल के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो 120 जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो, ये 3 जब आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट एज अ रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जब आप एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करो। क्लियर है? ऐसे तो बाहर भी पानी रख के आएगा तो वेपराइज तो वो भी होगा, लेकिन उस पानी को मैं बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलूंगा। ठीक है ना? चलिए, यहां तक बात क्लियर है। तो उस सवाल के लिए आप क्या करो, जो मैंने आपको अभी लास्ट आपको जो क्वेश्चन लिखवाया है उसमें पी नॉट ए की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी या अपने को पता होनी चाहिए, वो क्या होती है वो बात करेंगे। ठीक है?
आपको क्या करना है, आपको 5-6 लाइन छोड़ देनी है बस। और क्या लिखना है नीचे, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस becomes equal to the external pressure, then this phenomena is known as boiling. And temperature at which vapor pressure equal to external pressure is known as boiling point. अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। बताइए। चलो, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वही है जो आप लोगों ने बात करी। मतलब अगर सारी चीजें नॉर्मल हो, अगर उस टाइम पे आप बॉइलिंग पॉइंट मेजर करो, देन इट इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मींस इफ P external is equals to 1 atm, then क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। then that temperature is known as normal boiling point। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि वेपर अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है किसके साथ, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, है ना। अब अगर आप नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब पी एक्सटर्नल 1 एटीएम हो, तो ये वेपर एक्चुअल में 1 एटीएम के साथ अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। तो ये वेपर कुछ प्रेशर जनरेट करेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये वेपर कुछ प्रेशर जनरेट करेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि जब एक्सटर्नल प्रेशर आप 1 एटीएम लेते हो, तो वेपर और पी एक्सटर्नल के बीच में कौन सा टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो अपने को ये भी समझ में आना चाहिए ना कि ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम तो आया एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि 1 एटीएम के साथ, लेकिन ये वेपर प्रेशर कितना लगा रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे कि ये इस पी एक्सटर्नल के साथ 1 एटीएम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर जाए। मींस कितना, 760 mm ऑफ एच जी। ठीक है। मतलब आपको जो सवाल में पी नॉट ए की वैल्यू पुट करनी है वो 760 mm ऑफ एच जी पुट करनी है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं। देखिए, सो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे पी नॉट ए कितना होता है, 1 एटीएम। एंड 1 एटीएम इज इक्वल्स टू व्हाट, 760 केल्विन। माने जो आप वैल्यू पुट करोगे उस सवाल में, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए बराबर एन बी अपॉन एन ए।
उसमें पीए आपको मेंशन था कितना 570, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी पुट करोगे 760। ठीक है, और वहां से आपका मोलर मास पूछा हुआ है, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए, डाउट हो तो पूछिए। क्यों लगाया मैंने ये फॉर्मूला, क्योंकि आप लोगों को सवाल में क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर मेंशन कर दिया। अगर 100 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर मेंशन कर दिया, मतलब वो कौन से बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की जब वो बात कर रहा है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे पी नॉट ए की वैल्यू कितनी होती है 760। पी ए की वैल्यू आपको गिवन है 570 अपॉन 570 बराबर पूछा क्या उसने, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 570 mm of Hg, then calculate molar mass of solute। तो भैया इसका दे रखा है 30 अपॉन एमबी वेट बाय मोलर मास। सॉल्वेंट का कितना गिवन है भाई 360/18। सॉल्व कर लीजिए, मोलर मास आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया पूछो खटाखट। पूछ लीजिए भैया, डाउट में मत रहना, इसमें दिक्कत हो जाती है। चलिए, सो 4.5 इज द आंसर। आगे बात करते हैं। तो भाई हम क्या कर चुके हैं, हम रॉल्स लॉ ऊपर से लेके नीचे तक पूरा छान चुके हैं। हम डाल्टन्स लॉ देख चुके हैं। डाल्टन्स लॉ के बेसिस पे मैं कुछ ग्राफ अभी आपसे बनवा रहा हूं। उसके बाद हम देखेंगे डेविएशंस। डेविएशंस किसमें, रॉल्स लॉ में, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा आप ग्राफ सही से बना पाएंगे। तो देखिए, सपोज वो आपसे पूछता है, आप में डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन लिख रखी है क्या भैया 1/p वाली, y/p0a प्लस yb/p0b, ये वाली इक्वेशन लिख रखी है सबने। चलो, स्टिल जिसने नहीं लिख रखी होगी उसके लिए लिख देते हैं। मैंने आपको है ना पहले ही बता चुका हूं, केमिस्ट्री में कितने टाइप के ग्राफ होते हैं भैया, सिर्फ दो, एक स्ट्रेट लाइन और आइदर इट इज कर्वेचर। अब फंडा क्या है वो समझिए। सबसे पहले सपोज मैं आपसे ग्राफ बनवा लेता हूं, किसका, मेरी मर्जी। आपको एक ही रैंडम फॉर्मूला फॉलो करना है। वाई एक्सिस पे देखो क्या दे रखा है, जेड एक्सिस पे देखो क्या दे रखा है, रिलेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करो। या तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कर्वेचर होगा। सो आपको याद होगा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में हमने ग्राफ बनाया था एक्से में, जब दोनों वॉलेटाइल लिए थे तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था, एक लाइन ऐसी आई थी, था कि नहीं, जिसमें पी नॉट ए यहाँ था और पी नॉट बी यहाँ था। हमने माना था ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। आपने कुछ ऐसा बना रखा होगा उसको। मैं ये दो लाइन ऐड नहीं कर रहा बस। वो तो अपन ने इंडिविजुअली पी नॉट ए और पी नॉट बी की बनाई थी ना, ये सॉल्यूशन की लाइन तो ये थी। ठीक है, चलिए, अब सपोज वो आपसे पूछ रहा है ग्राफ, ये तो लिक्विड फेज में हो गया ना। सपोज वो आपसे पूछ रहा है ग्राफ वेपर फेज में बना के बताओ। बताइए ग्राफ कैसा होगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा या कर्वेचर होगा। ये मेरा y हो गया और ये मेरा x हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे इनवर्सली, है ना। बस, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो मतलब इनवर्स होगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब ज्यादा फ्लिप फ्लॉप तो मारूंगा नहीं, जो कंसेप्ट बता चुके हैं उसी पे रहेंगे अपन तो अड़ी। यहाँ पे उस टाइम जाए ए 0 और यहाँ पे जाए ए 1 पुट करा था। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे मैं y/a 0 और यहाँ पे y/a 1 पुट करूंगा। लेकिन क्योंकि वेपर फेस में पूछ रहा है तो इक्वेशन भी वेपर फेस की यूज करोगे ना। तो जरा इसमें यूज करके बताओ, अगर y/a 0 पुट करते हो तो ये वैल्यू कितनी हो गई,
जीरो हो गई, ये वैल्यू जीरो हो गई, मतलब 1/p बराबर किसके हो गया, वाई बी अपॉन पी नॉट बी के। तो कहने का मतलब p और p नॉट बी एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आती है कि नहीं। अगर y जीरो पुट कर दोगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, ये वाली वैल्यू जीरो होगी, मतलब 1/p इक्वल टू वाई बी अपॉन पी नॉट बी। तो p और p नॉट बी में रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, p नॉट बी। सिमिलरली वाई ए अगर वन पुट करोगे मतलब वाई बी जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वाई ए अपॉन पी नॉट ए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पी नॉट ए। तो पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स तो वही पहले वाले हैं, बट अब इनको मैं बस स्ट्रेट लाइन की जगह कैसे ज्वाइन करवाऊंगा, अरे इनको मैं स्ट्रेट लाइन की जगह कैसे ज्वाइन करवाऊंगा, थ्रू कर्वेचर पॉइंट। पॉइंट क्लियर है मेरा। पी नॉट बी मतलब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में ग्राफ जो आएगा वो कर्वेचर नेचर का आएगा। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिए। शुड आई रिपीट दिस अगेन। बता देना हो गया, जब हो ही गया होगा वैसे मेरे ख्याल में। हटा दूं, चल तो जरा ड्रॉ करके बताइए एक और। 1/p और वाई में ग्राफ। बेटा इक्वेशन तो वही यूज में आएगी, आप वेपर फेस में बात कर रहे हो ना, तो 1/p बराबर वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। बताओ, वही सेम बात, यहाँ पे वैल्यू जीरो, यहाँ पे वैल्यू वन पुट करूंगा। लेकिन कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखिएगा, आपकी बार एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। पहले तो बता दो स्ट्रेट लाइन आएगा कि कर्वेचर। इस बार स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि डायरेक्टली है। तो 1/p तो हो गया आपका y, और वाई ए क्या हो गया आपका x। तो इट इज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब दिमाग लगाना है ना। और आप लोगों ने मेरे ख्याल में गलती कर भी दी होगी, आपको कोऑर्डिनेट सही सेट करने आने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए। तो भैया जब y बराबर जीरो पुट करोगे, एक मिनट रुकना, हाँ जी। तो जब y बराबर जीरो पुट करोगे देन 1/p बराबर वाई बी अपॉन पी नॉट बी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1/p नॉट बी आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1/p नॉट ए आएगी। सर ये आपने किस बेसिस, एंड इट विल बी जॉइंट थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। सर ये आपने किस बेसिस पे डिसाइड करा। अरे हमने ए और बी में से किसको ज्यादा वॉलेटाइल माना था, ए को। तभी तो पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, है कि नहीं। तभी तो आप जब ग्राफ बनाते हो तो आपने क्या करा था, पी नॉट बी नीचे पुट करा था और पी नॉट ए ऊपर पुट करा था। लेकिन अभी आप किस टर्म में बात कर रहे हो, 1/p नॉट ए और 1/p नॉट बी के टर्म में। तो अगर वैल्यू बड़ी, अरे 4 और 2 में बड़ा कौन, 4।
लेकिन अगर मैं इन्वर्स कर देता हूं तो 1/4 और 1/2 में बड़ा कौन? 1/2। तो बड़ी वाली वैल्यू इन्वर्स में छोटी हो जाती है, इसलिए 1/P0 भी ऊपर और 1/P0 नीचे। क्लियर? आगे बढ़े। टाइम बताएगा कोई? टाइम बताएगा कितना बच रहा है? 4 मिनट 30 सेकेंड। वो तो बेटा तेने ज्वाइन करा होगा जब का बच रहा होगा ना। ठीक है, कोई इशू नहीं, एक छोटा सा तो लेके सकते हैं। चलिए, हो गया होगा ये होपफुली। ये हटा रहा हूँ मैं, ये कोई काम का नहीं है, आपके नीचे का है ना। ग्राफ में कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं फिर। है ना, हो गया होगा बेटा होपफुली सबका। देखिए, जब आप सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो, सॉल्यूशन गलत बोल गया मैं, सॉरी, सॉल्वेंट के अंदर जब आप वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो जो रिजल्टेंट बनता है वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? P बराबर P0 इज IA प्लस P0 V इज IB। और इस फॉर्मूले से सर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है भैया, इस सॉल्यूशन से आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो इस तरीके से कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इस फॉर्मूले से वो 20 आना चाहिए था, लेकिन जब हमने मेजर करा तो वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 20 ना आके 25 आ गया। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा। दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम आ जाए, यानी कि 18। तो अगर मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो आइडियल वाला केस हो गया ना। अगर मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आइडियल से ज्यादा आ जाता है तो भी डेविएशन है, और अगर मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आइडियल से कम आ जाता है तो भी डेविएशन है। अब अगर मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आइडियल से ज्यादा आ जाता है तो मैं उसे क्या बोलूंगा? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर मेरा वेपर प्रेशर आइडियल कम आ जाता है तो मैं उसे क्या बोलूंगा? नेगेटिव डेविएशन। समझ में आई बात? अगर मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है देन वील कॉल इट एज पॉजिटिव डेविएशन। अगर मेरा वेपर प्रेशर कम आ जाता है देन वील कॉल इट एज नेगेटिव डेविएशन। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर रिजल्ट उससे ज्यादा आ जाता है देन इट इज पॉजिटिव, एंड रिजल्ट अगर उससे कम आता है तो इट इज नेगेटिव। ध्यान में रखने वाली बात क्या है इसमें? इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपको जो मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ वो ध्यान रखना है, क्योंकि 4 ऑप्शन देके हो सकता है वो आपसे यही पूछ ले कि बताओ कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और पूछ ले क्या, पूछ लिया भी गया है, ठीक। सो देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन। ग्राफ भी समझ में आ जाएगा, इजी है। इससे पहले मैं आपको एक आधा चीज बता देता हूँ, चलो इसको इस तरीके से समझो भैया। अभी तक अपन जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो ए बी टाइप का बनाते हुए हैं। अब मेरे को इसमें बताने की जरूरत नहीं है ए कौन और बी कौन, ठीक है ना। ये अब तक आपको याद हो चुका होगा। दिस इज ए, बड़ा वाला ए, छोटा वाला बी, बड़ा वाला ए, छोटा वाला बी, ठीक। चल, नेगेटिव डेविएशन का मतलब अपन यहाँ पे दो तरीके के इंटरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। एक तो ए बी इंटरेक्शन की, और एक ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन। भाई 3 कंटेनर बनवाए थे ना मैंने, एक में ए प्रेजेंट है सिर्फ, एक में बी प्रेजेंट है सिर्फ, वही एक में वाटर मान लो, एक में रूह अफ़ज़ा मान लो, और दूसरे में आपने क्या मिलाया? दोनों का मिक्स, यानी कि शरबत।
ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या समझिएगा और लॉजिकली जवाब देना। नेगेटिव हो गया। मैं वापस बता देता हूँ और इसको ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं अपन, और नेगेटिव डेविएशन में डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ फंडा क्या चल। एक कंटेनर में आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट था, यानी कि पानी, है ना। दूसरे कंटेनर में आपके पास रूह अफ़ज़ा है, ये रहा पहला कंटेनर जिसमें पानी है, ये रहा दूसरा कंटेनर जिसमें रूह अफ़ज़ा है। ऑब्वियस सी बात है ए ज्यादा वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू बी, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं है। मेन मुद्दा मेरा ये है, यहाँ पे ए इंटरेक्शन है और यहाँ पे बी इंटरेक्शन है, सॉल्यूट है ना ये, ठीक। तो एक जगह ए इंटरेक्शन है, दूसरी जगह बी इंटरेक्शन है। यहाँ पे मैंने क्या करा, दोनों को मिला दिया। जब आपने दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो ए बी इंटरेक्शन होगा, है ना। देखो, नेगेटिव डेविएशन की बात चल रही है, मतलब आपका जो वेपर प्रेशर होगा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम होगा कि ज्यादा होगा। फटाफट जवाब चाहिए। नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, मतलब आप जो वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम होगा कि ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, कम होगा, ठीक है ना। अब अगर नेगेटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम होगा, मतलब सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। वेपर प्रेशर कम है मतलब वेपर कम बनी, तभी तो वेपर प्रेशर कम बोल रहे हैं। मतलब ए बी का जो इंटरेक्शन होगा या ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। कहने का मतलब नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू, या फिर इनडायरेक्टली बोलूं तो ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू ए के और बी के इंटरेक्शन से। बात समझ में आती है क्या। अगर मेरा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ए बी का इंटरेक्शन मजबूत होगा, तभी तो वेपर कम बन रही है और वेपर प्रेशर कम जनरेट हो रहा है। तो कहने का मतलब ए बी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू ए और बी इंटरेक्शन के। क्लियर बात। इस टाइप के डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन, ठीक। दूसरे में वाइस वर्सा केस है। अगर डेविएशन पॉजिटिव होता तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता तो वेपर आसानी से बनती, वेपर आसानी से बनती तो वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। तो कहने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन वीक होता है एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन। सही बात है। तो मैं हटा रहा हूं, अगर किसी को गलत लगता है तो रिपीट करवा सकता है। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, solution in which AB interaction is stronger than AA and BB interaction, and that condition will show negative deviation। ग्राफ के बेसिस पे बात करूं तो बहुत सिंपल सोबर ग्राफ है इसका, लेकिन उससे पहले अब भाई आइडियल के केस में तो P बराबर P नॉट ए जाए ए प्लस P नॉट बी जाए बी होता था आइडियल के केस में, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, कम होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मींस P लेस देन इक्वल्स टू P नॉट इज आई ए एंड P नॉट बी इज आई बी। That further means that PA is also less than P naught is IA
and that also means that PB is also less than P naught B psi B. क्लियर बात? हमेशा ध्यान रखिएगा, नेगेटिव डेविएशन के अंदर लगभग सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, ठीक है, दो चीजों को छोड़ के, और वो दो पे आपका काबू भी नहीं। क्या बोला मैं? नेगेटिव डेविएशन के अंदर लगभग सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, दो चीजों को छोड़ के, और उन दो का आप कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे बताओ, डेल्टा एस पढ़ा है तुमने कभी? डेल्टा एस का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी सिग्निफाइज व्हाट? थर्मोडायनेमिक्स याद करिए, रैंडमनेस। एंड रैंडमनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट? chaos indirectly, है ना? एंड रैंडमनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब, अरे तेल लेने गया, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन, अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, भाई एक में सिर्फ सॉल्वेंट था यानी कि पानी था, एक में सिर्फ रूह अफ़ज़ा था, और तीसरे कंटेनर में आपने दोनों को मिला दिया, रैंडमनेस सबसे ज्यादा किस में होगी? जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होगी। सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ किस में है? ए में है, बी में है कि ए बी में है? मतलब सॉल्वेंट में भीड़ भाड़ है, सॉल्यूट में भीड़ भाड़ है कि सॉल्यूशन में भीड़ भाड़ है? ऑब्वियस सी बात है सर, सॉल्यूशन में भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्योंकि उसमें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है ना। तो चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन, डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मतलब मेरी रैंडमनेस तो ग्रेटर देन जीरो ही होगी, इसमें कोई शक को शुबार नहीं है। दूसरा, डेल्टा जी, मैं आपको पहले ही बता चुका था, हर चीज स्पॉन्टेनिटी की साइड बढ़ती है। ये भी अपन नहीं करवा रहे, सब कुछ स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी जो डेल्टा जी होगा वो लेस देन जीरो होगा। सो व्हाट डज दैट सिग्निफाई? कि चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन, मेरी एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और मेरी गिब्स फ्री एनर्जी घटेगी घटेगी। क्योंकि अगर गिब्स फ्री एनर्जी नहीं घटती तो ये प्रोसेस होता ही नहीं अपने आप। समझ में आई बात? बाकी सारी चीजें क्योंकि नेगेटिव है तो कम होगी। डेल्टा एस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, डेल्टा जी हमेशा लेस देन जीरो रहेगा। बाकी हर चीज नेगेटिव डेविएशन में कम होती है। हर चीज माने क्या सर? एग्जाम्पल, डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो रहेगा, डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो रहेगा, लेकिन डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो रहेगा, जबकि डेल्टा जी लेस देन जीरो रहेगा। कंडीशंस ध्यान रखनी है। हो गया? चलो, अब आपसे एक और चीज पूछता हूँ, मुझे बताओ, अगर कोई चीज नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है तो तुम्हें उसे बॉईल करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि कम मेहनत करनी पड़ेगी? अगर कोई चीज नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है तो तुम्हें उसे बॉईल करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि कम मेहनत करनी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है ना? अरे यहाँ पे बात समझ में आती है क्या? अगर कोई चीज नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मतलब बॉईल करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये लिख लिया यहाँ तक सबने? हटा दूं मैं इसको? चल, तो अगर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हेंस नेगेटिव डेविएशन को अपन बोलते हैं क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल हो। आगे बात कर लेंगे उसकी, उतना कुछ खास नहीं है, बट कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम मान लेगा।
और अगर कोई चीज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है मतलब वेपर ज्यादा है, वेपर ज्यादा है मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मतलब बॉयल आसानी से होगा। मतलब पॉजिटिव डेविएशन को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, चलो ये लिखवाऊंगा, ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ग्राफ के बेसिस पे बात करूं तो ग्राफ क्या होता है भैया, ग्राफ इसका कुछ ऐसा है। ये जो लाइंस हैं ये तो आइडियल की लाइंस हैं। जब आपने वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था सॉल्वेंट के अंदर तो हमने ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्टेन किया था। लेकिन ये किस केस के लिए था, ये तो आइडियल की केस के लिए था सर। अब नेगेटिव डेविएशन में अपन बात कर ही चुके हैं कि ये तो वेपर प्रेशर कम शो करेगा, मतलब ये वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में कुछ ऐसी होगी, ये वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में कुछ ऐसी होगी, और ये वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में कुछ ऐसी होगी। ये ग्राफ होता है किसका, नेगेटिव डेविएशन का। तो ये क्या है आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, विच शोज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, प्रेशर जाई ए या जाई बी, जो पुट करना चाहो। क्या बोलते हैं हम इसे, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करूं तो वो आपको ध्यान रखने और ध्यान ही रखने, थोड़े बहुत शॉर्टकट बता दूंगा, बाकी और कुछ खास है नहीं, है ना। जैसे एक शॉर्टकट है भैया कि आपको CH3 टाइप का मॉलिक्यूल मिल जाए, साथ में उसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट हो विच हैज, या कोई ऐसा कंपाउंड हो विच हैज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो वो कैसा डेविएशन शो करेगा, तो वो कैसा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बेसिस पे बात करूं मैं तो CHCl3 प्लस CH3 COO CH3, तो CHX3 टाइप का कंपाउंड है प्लस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इट विल शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, दूसरा, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वाटर ले लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो HClO4 HNO3 H2SO4 HCl HBr HI, कैसा डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, बाकी एग्जांपल याद रखने वाले हैं, ये तो छोटा सा शॉर्टकट हो गया, लॉजिकली जिसका जवाब दे सकते हो। ये लिख लो जब बता देना, एग्जांपल्स और हैं वो भी याद रखना है आपको। इज इट डन। चलो एक का जवाब आया भाई।
चलो इतने अटेंडेंस ले लेते हैं ना, आप लोग नोट डाउन कर लो, किसी का बच भी रहा हो। पढ़ते हैं। हाँ, और एग्जांपल्स आपको क्या ध्यान रखने हैं, देखो मैंने भी रट रखे हैं तो तुम लोगों को भी रटने पड़ेंगे, उसका कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है। एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, और लिख लो क्लोरोफॉर्म प्लस ड्राइथर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, H2O और HNO3 तो उसी में आ जाएगा, मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, बस इतना याद रख देना। These all show negative deviation, ठीक है। एजियोट्रोप भी लिख ही लीजिए साथ साथ, वरना समझ नहीं पाओगे एजियोट्रोप होता क्या है। सॉल्यूशन जो कि एक कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉईल हो उसे आप एजियोट्रोप बोलते हो, विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजियोट्रोप, ठीक है। एक छोटी सी बात जो मैं आगे रेफरेंस लूंगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ये भी लिख लीजिए, रेफरेंस में दूंगा तब। एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैज सेम composition in liquid as well as in vapor phase, so it is not, इसके बाद क्या लिखेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, यहाँ तक लिख लो पहले। चलो, so it is not possible to separate component into pure form। अगला अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही देखने वाले हैं थोड़ी देर में, वहां बताऊंगा क्या होता है ना। आगे बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन की, तो ये मैं समझाने जैसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको भी डायरेक्ट लिखना है, जो समझाना था समझ चुके हैं। स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम हो किसी लाइन में तो पूछ लीजिएगा। और सॉल्यूशन इन विच AB interaction is weaker than AA and BB interaction, and this condition will show positive deviation। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे P लेस देन P नॉट इज आई ए प्लस P नॉट बी आई बी था, यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, P नॉट इज आई ए प्लस P नॉट बी आई बी से। PA जो होगा वो भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू P नॉट इज आई ए, PB जो होगा वो भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू P नॉट बी आई बी। Delta V mix is greater than 0, delta H mix is greater than 0,
डेल्टा एस मिक्स तो हर हाल में ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन कांस्टेंट होती है चाहे कैसा ही डेविएशन। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट है आपके पास। एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी एंट्रोपी पड़ी होगी। तो ये जो होता है वो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन बताता है और ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बस उसी की बात चलती है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या ध्यान रखना है इसके? H2O, C6H6, H2O, C7H8 और C2H5OH प्लस C6H6, इथेनॉल प्लस टोलुइन, H2O प्लस अल्कोहल, ये भी पॉजिटिव डेविएशन है, क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4, सॉरी CHCl3 प्लस CCl4, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल प्लस हेक्सेन, एसीटोन प्लस C2H5OH, एसीटोन प्लस CH2, एसीटोन प्लस बेंजीन। बस इतना बहुत है। हो गया? चलो, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना। मैंने आपको है ना थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखवाई थी जो मैंने बोला था, अब अपन वो समझने वाले हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैज सेम composition in liquid as well as in vapor phase, so it is not possible to separate components into pure form। ठीक है, क्या बेसिस है इस चीज का, क्या बताना चाह रहे हैं अपन? तो यहाँ के लिए आप एक हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। ठीक है, ओह, अब समझो, ये सपोज आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो जाए है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी या सॉल्यूट बी जो है वो जाए भी है। व्हाट इज जाए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस। व्हाट इज जाए बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेस। ठीक, अब इस कंटेनर को मैंने क्या करा, हीट करना चालू करा, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड जो है वो वेपराइज होगा और वो जो वेपर्स हैं वो इस टनल से होते हुए, है ना, आ, मेरे को नहीं पता लिखने का टाइम अपने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 10 मिनट ही बाकी रह गए हैं, नया लिंक भेजने का कोई सेंस नहीं है। और अगर भेजूंगा भी तो सिर्फ अपना जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट करने के लिए भेजूंगा मैं। तो आप सिर्फ सुनिएगा, लिखने का तामझाम अपन कल कर लेंगे, और या जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब कर लेंगे, और जब भी आओ तो ये वाला पार्ट देख के आना।
डायग्राम जरूर अपने नोट्स में बना के रखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्या था भैया, ये वाला है मेरे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन जो मैंने इनिशियली दिया, ठीक। और मैं मान के चल रहा हूं दैट ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। इसका जो वेपर प्रेशर है ए का वो पी नॉट ए मान लेते हैं, और जो वेपर प्रेशर है बी का वो पी नॉट बी मान लेते हैं, ठीक है। ये आपको गिवन होगा सवाल में, ठीक। अब क्योंकि अपन मान रहे हैं ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, तो देखो आपने क्या करा, आपने हीट करा है भैया जाए और जाइबी के सॉल्यूशन को। जब जाए, सॉरी अगेन, आपने क्या करा, आपने हीट करा। अरे वापस से बात कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग रुक गई। तो जाए और जाइबी के सॉल्यूशन को मैंने हीट करा है, अपन ने कंडीशन लगा रखी है ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। तो जब मैं हीट करूंगा, हीट करोगे तो ये जो लिक्विड है ये वेपर की फॉर्म में बदलेगा। तो वेपर आपको किसकी ज्यादा मिलेगी, वाई ए की ज्यादा मिलेगी कि वाई बी की ज्यादा मिलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है वाई ए की ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू वाई बी के, बिकॉज ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। बात समझ में आती है कि नहीं? तो भैया हुआ क्या, यहां से सपोज यूं मान के चल लो कि आपने क्या करा, आपने पानी लिया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस मान रहे हो और उसके साथ कोई आपने सॉल्यूट भी मिला रखा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, क्या पानी पूरा वेपराइज हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूअस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते रहोगे? बिल्कुल। तो सर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी पूरा वेपराइज हो जाएगा, लेकिन क्या उसके साथ जो आपने सॉल्यूट मिलाया हुआ है क्या वो वेपराइज होगा क्या? नहीं। लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो पूरा वेपराइज नहीं होगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ परसेंटेज तो वेपराइज हो गया। इतनी बात समझ में आती है? अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर पानी और कोई वॉलेटाइल सॉल्यूट है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट मैंने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जब आप 100 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूअस हीटिंग करोगे तो पानी तो पूरा वेपराइज हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन सॉल्यूट का कुछ अमाउंट वेपराइज होगा, पूरा तो नहीं होगा। तो भैया मैंने मान लिया कि यहां से यहां ट्रेवल किया वेपर्स ने, ठीक है। यहां पे लगा रखा है मैंने एक कंडेंसर। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही वेपर्स ने ट्रेवल किया ये कंडेंसर क्या करेगा, वेपर्स को कंडेंस करना चालू करेगा। यहां से वेपर आई और वेपर्स को इसने कंडेंस करना चालू करा। अब मुझे बताओ वाई ए फर्स्ट ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक में कितना पहुंचेगा? अपन बोलेंगे सारा। अरे क्योंकि 100 डिग्री पे ए तो पूरा वेपराइज हो जाएगा ना, पूरा वेपराइज हो जाएगा तो वो पूरा पहुंच भी जाएगा। लेकिन क्या बी पूरा पहुंचेगा क्या? नहीं सर, बी तो कम पहुंचेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे बी थोड़ी ना वेपराइज हो रहा था। तो अब सवाल ध्यान से सुनना, ए का फ्रैक्शन ए का फ्रैक्शन फर्स्ट ब्लॉक में ज्यादा होगा कि सेकंड ब्लॉक में ज्यादा होगा? तो सर ए सपोज यहां पे 50 था और बी भी यहां पे 50 था। जब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज करवाया तो ए तो पूरा का पूरा सॉरी, ए तो पूरा का पूरा 50 पहुंच गया, लेकिन बी कितना पहुंचा, सिर्फ 10। तो फ्रैक्शन ज्यादा कहां है, फर्स्ट ब्लॉक में कि सेकंड ब्लॉक में? तो भैया फ्रैक्शन कहां ज्यादा है, सेकंड ब्लॉक में। सेकंड ब्लॉक में फ्रैक्शन ज्यादा है ए का, मतलब ए क्या है, मोर वॉलेटाइल है, और दूसरे वाले ब्लॉक में उसका फ्रैक्शन भी ज्यादा है।
अगर दूसरे वाले ब्लॉक में उसका फ्रैक्शन ज्यादा है और दूसरे वाले ब्लॉक में ए की परसेंटेज भी ज्यादा है और दूसरे वाले ब्लॉक में जो ए है वो ज्यादा है और वो ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या? एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले ब्लॉक के। सेकंड वाले ब्लॉक के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले ब्लॉक के, क्योंकि उसमें ए का फ्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू बी के। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, तो भैया ये वाला जो सॉल्यूशन होता है यानी कि जो आपने लिया इनिशियली उसे अपन बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। उसके बाद कंडेंस करवाने के बाद आप जो सेकंड ब्लॉक में पहुंचाते हो उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडेंसेट। अगर इसके बाद आप एक और डिब्बा लगा दोगे तो उससे आप क्या बोलोगे, सेकंड कंडेंसेट। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हो क्यों पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था भैया, यहाँ पे जो आपने ए और बी लिया था ना, ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, हुआ क्या, फर्स्ट ब्लॉक में ए और बी कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे ही आपने हीट करा तो दूसरे में ए तो पूरा पहुंच गया लेकिन बी बहुत कम पहुंचा लेकिन बहुत कम पहुंचा। मैं बोलूं आप बी को एक और बार हीट कर दो तो अगले वाले ब्लॉक में ए तो पूरा पहुंचेगा लेकिन बी और कम पहुंचेगा। उसके आगे एक और डब्बा लगा दो तो उसके अगले वाले में ए पूरा पहुंचेगा और बी तो पहुंचेगा ही नहीं। तो ये आपने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, आपने दो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया, हाँ कि ना। आपने ए और बी को थ्रू बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट कर दिया या थ्रू कंडेंसेशन सेपरेट कर दिया। भाई पहले वाले में ए पूरा पहुंच गया, बी कुछ पहुंचा, आपने और हीट करा फिर कंडेंस करा, ए और पहुंचा पूरा का पूरा लेकिन बी और कम पहुंचा, थर्ड में और हीट करा और कम पहुंचा, फोर्थ में सिर्फ ए ही बचा। तो ये आपने किया क्या, इनडायरेक्टली सर हमने ए और बी को सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आपस में सेपरेट कर सकते हो। अब अगर आप वो लाइन पढ़ोगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर वाली तो उसमें क्या है, अच्छा ये ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट 100 होते तो दोनों दूसरे ब्लॉक में साथ में जाते, अगले वाले में भी साथ में जाते, उसके अगले वाले में भी साथ में जाते। क्या आप अगर ऐसा कोई मिक्सचर है जहां पे आपने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम है तो क्या आप ऐसे मिक्सचर को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट कर सकते हो क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होंगे तो दोनों होंगे, उसके आगे वाले पे भी बॉइल होंगे तो दोनों होंगे। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वही मिक्सचर होता है, वहां पे क्या होता है, जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि उनका जो फ्रैक्शन होता है वो वेपर फेस में भी बराबर होता है, इसलिए उनको सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं है। यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। एजियोट्रोपिक मिक्सचर है सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेस, इनडायरेक्टली उसका बॉइलिंग पॉइंट बराबर है।